Hello everyone, I welcome you all again to my channel. This is the 7th lecture of our cultural study series. हम लोग पहले भी बहुत सारे राइटर्स को कवर कर चुके हैं, आगे भी बहुत सारे कल्चरल थ्योरिस्ट को कवर करने वाले हैं. So if you are already a viewer, you must have been an ardent partner to this series. But if you are new to the channel, I heartily welcome you with a piece of advice कि आप इस वीडियो के बाद जाके उन सारे वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको कल्चरल स्टडीज़ का पूरा कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो जाएगा. इस वीडियो में हम लोग ईपी थॉम्सन को देखने वाले हैं, जो कि एक मेजर थ्योरिस्ट आप कह सकते हैं कल्चरल स्टडीज़ के नहीं थे, बट इनका एक वर्क है जो बहुत ज़्यादा जिसने इन्फ्लुएंस किया था आगे आने वाले हमारे कल्चरल थ्योरिस्ट को. सो लेट्स टेक अ लुक विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. सो ईपी थॉम्सन हमारे एक कल्चरल स्टडीज़ की फील्ड के थ्योरिस्ट हैं, हु इज़ एन इंग्लिश हिस्टोरियन एंड ही वॉज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टूवर्ड्स द कल्चरल स्टडीज़. ये एक जर्नलिस्ट भी हैं और एक एसेइस्ट भी हैं. अब इनकी बायोग्राफी के बारे में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देर इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ही हैज़ रिटन बायोग्राफीज ऑफ टू मेजर इंग्लिश पर्सनैलिटीज़. आप इनके नाम याद कर लीजिए और अपने नोट्स को अपडेट कर लीजिए. विलियम मॉरिस एंड विलियम ब्लेक की इन्होंने बायोग्राफी लिखी है और पब्लिश कराई है. सो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नेट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कल्चरल थ्योरिस्ट में से एक ऐसा राइटर निकल के आता है जिसने आपके प्रीवियस इंग्लिश पर्सनालिटीज़ के बारे में बायोग्राफीज लिखी हैं. सेम उसी तरीके से जैसे स्टीफन ग्रीनब्लैट थे, जिन्होंने शेक्सपियरन एंड रेनेसां वर्ल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी की है एंड अपने वर्क्स को पब्लिश कराया है. ही ऑल्सो गोज इन टू द सेम कैटेगरी. ओके, थॉम्सन इज कंसिडर्ड टू बी अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू लेबर हिस्ट्री. अब इनका ये जो एट्रीब्यूट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कैसे, आपको आगे पता लग जाएगा. ही इज़ ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द न्यू लेफ्ट ऑफ ब्रिटेन. अब एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर चुके हैं तो बाय नाउ आपको न्यू लेफ्ट का कॉन्सेप्ट पता लग चुका होगा. लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो आपको जाके देखना चाहिए, बिकॉज अगेन एंड अगेन इन एवरी वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट व्हाट वाज न्यू लेफ्ट. ओके, सो हम लोग इनके मेजर वर्क्स को हम लोग सबसे पहले देखेंगे. अब इनका मेजर वर्क एक ही इम्पॉर्टेंट वर्क है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, द नेम ऑफ द वर्क इज द मेकिंग ऑफ इंग्लिश वर्किंग क्लास 1963. अब डेट को ध्यान से देखिएगा और एक बात को समझिएगा. Our Birmingham Center for Contemporary Cultural Studies was set up in 1964, if you remember the date. इनका ये वर्क आया 1963 में. सेम कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमारे रिचर्ड होगार्ट के साथ भी देखने को मिलता है, जिन्होंने यूजेस ऑफ लिटरेसी, जो हमारे कल्चरल स्टडीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, उन्होंने उस वर्क को पब्लिश कराया था 1957. आई ऑल्सो मेड अ शॉर्ट ऑन दिस टेलिंग यू पीपल कि रिचर्ड होगार्ट के उस वर्क को रिव्यूअर्स को कैटेगराइज करने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि तब तक आपकी कल्चरल स्टडीज़ की फील्ड तो आई ही नहीं थी. ये तो 1964 के बाद जब सेंटर बना एंड देन वहाँ पे उस स्टडीज़ के बारे में बात होने लगी और थ्योरीज होने लगी, तब उसकी कैटेगरी बनी. सो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो वर्क है इनका ईपी थॉम्सन का और रिचर्ड होगार्ट का, ये एक मेन वर्क्स माने जाते हैं जिनकी वजह से आपकी कल्चरल स्टडीज़ का जो रास्ता है वो पेव हो रहा था. आई होप दिस इज़ क्लियर. आगे आने वाले बहुत सारे राइटर्स ने इनके इस वर्क को और आपके यूजेस ऑफ लिटरेसी दैट इज रिचर्ड होगार्ट के वर्क को बहुत ज़्यादा अच्छे से अपना आइडल माना है और उसी के बेसिस पे कल्चरल स्टडीज़ की थ्योरीज फॉर्म की हैं और अपनी थ्योरीज फॉर्म की हैं. आई होप दिस इज़ क्लियर. सो इनकी ये जो इंग्लिश वर्किंग क्लास जो बुक है, हम लोग अभी तक के जितने राइटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग ने ये देखा कि उन्होंने डोमिनेंट कल्चर, हेजेमनिक पावर, इम्पीरियल पावर के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की है. नाउ बात तो एक तरीके से वो लोग अंडर क्लास और वर्किंग क्लास सोसाइटी के बारे में कर रहे हैं, लेकिन हर एक राइटर ने अपने वर्क्स को डोमिनेंट कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू या उनके पर्सपेक्टिव से लिखा है. अभी तक का कोई भी एक राइटर नहीं हुआ जिन्होंने अंडर क्लास सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से लिखा है. ही इज़ दैट राइटर. इसलिए इनका ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूनिक है. ओके, Prior to this book, historians wrote from the perspective of privilege and power. Thompson condemned the patronized historians and demonstrated how working class people went under degradation and yet created a cultural political consciousness of great vitality. कहने का मतलब है कि इन्होंने इस बुक में बताया कि
प्रिविलेज और पावर, डोमिनेशन और हेजेमनी की बात तो हो रही है, एंड दैट वाज प्रेवलेंट ऑल्सो, बट स्टिल इन्होंने वर्किंग क्लास कल्चर को इतना डीप एनालिसिस उसकी की और बताई कि बावजूद इन सारे प्रेवलेंट सिचुएशंस के बावजूद हमारे जो वर्किंग क्लास कल्चर है उन्होंने अपने एक कल्चर को मेंटेन रखा, उसको डिमिनिश नहीं होने दिया। ये नहीं कि डोमिनेंट कल्चर के कल्चर में पूरी तरीके से ये रंग गए और उसी चीज़ को फॉलो करने लगे, नो। हमारे जो वर्किंग क्लास सोसाइटी थे इन्होंने अपने यूनिक कल्चर को बरकरार रखा और उसी की एनालिसिस की है इस E.P. टॉमसन ने इस बुक में, और बताया है या फिर प्रोजेक्ट किया है हमारे वर्किंग क्लास पीपल के कल्चर को। सो ये पर्टिकुलर जो आपकी बुक है द मेकिंग ऑफ इंग्लिश वर्किंग क्लास, डोमिनेंट कल्चर के बारे में बात तो करता है लेकिन किस पर्सपेक्टिव से, हमारे वर्किंग क्लास के पर्सपेक्टिव से। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं, इनका और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है नहीं, इनके कुछ वर्क्स हैं विच आई एम रिटन ओवर है, इनके बारे में आप ओवरव्यू देख लीजिएगा या फिर इनकी सिर्फ नेम्स जानना इंपॉर्टेंट है, विच इज़ विलियम मॉरिस, रोमांटिक टू रेवोल्यूशनरी, बिकॉज ही वॉज अ हिस्टोरियन, तो इनका बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होगा पुराने ज़माने के राइटर्स के बारे में और तब की सोसाइटी के बारे में जानने को। ओके, द मेकिंग ऑफ इंग्लिश वर्किंग क्लास विच वी हैव ऑलरेडी सीन, टाइम, वर्क, डिसिप्लिन एंड इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। आप देख पा रहे होंगे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था इन सारे राइटर्स के ऊपर, इम्पैक्ट था इन सारे राइटर्स के ऊपर, एंड हेंस ये लोग कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा लिखते हैं और मेजर इनका एक टॉपिक भी होता है। लास्ट है आपका कस्टम्स इन कॉमन, स्टडीज इन ट्रेडिशनल पॉपुलर कल्चर। हम लोग ने ये भी अपने सेकेंड लेक्चर में देखा था, बहुत सारे कल्चर्स के बारे में देखा, तो जो पॉपुलर कल्चर था उसके बारे में इन्होंने जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। इस टॉपिक से कभी क्वेश्चन आए नहीं है, बट दैट डज नॉट मीन कि हम लोग इसको पूरा स्किप कर देंगे, बस थोड़ा सा देखते हैं। ऐसे राइटर्स में जिनमें क्वेश्चंस नहीं आए हैं, आपको कैसे पता लगता है कि इसको पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है? आपने जब कल्चरल स्टडीज़ पढ़ा होगा तो इनका नेम आया था E.P. टॉमसन, जो एक तरीके से फाउंडिंग फादर्स भी माने जाते हैं हमारे रिचर्ड होगार्ट, स्टुअर्ट हॉल और रेमंड विलियम्स के साथ। तो इसलिए इनके कुछ वर्क्स या बैकग्राउंड को जानना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यू नेवर नो कि आपका जो नेट है कैसे टाइप के क्वेश्चंस पुट अप कर रहा है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, बट यू ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड कि उतना ही आपको पढ़ना चाहिए जो एक तरीके से पूछा जा रहा है। ये आप कैसे समझ पाएंगे? जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करेगा और क्वेश्चन पेपर को साथ में लेके चलेगा, he will only be able to crack the net exam, जो करंट ट्रेंड्स बन गया है एग्जाम का। आप सिर्फ ब्लाइंडली कंटेंट किसी से पढ़ते जा रहे हैं जो आपको बोल रहे हैं दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट, विदाउट इवन शोइंग यू कि वो इंपॉर्टेंट है भी या नहीं। क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, देन यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। इफ यू आर स्टडिंग बाय योरसेल्फ, अपने नोट्स को अपडेट करिए और इन सीरीज को फॉलो करिए। ओके, सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। हम लोग आगे भी इसी पैटर्न पे पढ़ाई करते रहेंगे कि जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को रिलेट करके चलेंगे और अपडेटेड कंटेंट पढ़ेंगे, ऑब्सोलीट कंटेंट नहीं। So if you liked my efforts and this video, then do like, बिना like किए मत जाइएगा, कमेंट भी करिएगा, because I love listening from you people, your feedback, your love towards the channel, which makes me really grateful, and also share it with your friends. Do subscribe to the channel. Okay, so take care and bye for now.